Hello everyone, it's very welcome back to our YouTube channel. Today I'm going to discuss Sasi Deshpande's novel Intrusion. बहुत ही साइकोलॉजिकल डेप्थ से भरी हुई नॉवेल है और इन चीजों पे बात करने की हिम्मत उसी लड़की के पास होगी या उसी इंडिपेंडेंट वुमेन के पास होगी जिसने दिखाया होगा कि हाँ मैं दुनिया से ज्यादा कर सकती हूँ या मेल के बराबर में खड़ी हो सकती हूँ। शशि देश पांडे उन्हीं में से एक थी और उन्होंने इस बड़े से इशू पे बात किया जो समाज में अभी तक दबा हुआ था, जो था मैरिटल रेप। यानी कि शादी के बाद भी जो शादियां हो रही हैं उसमें ऐसी चीजें होती हैं कि एक वुमेन जो होती है वो अपनी तरफ से सब कुछ सैक्रिफाइस करती है, एक दूसरे घर में जाके अपने आप को पूरी तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करती है। यानी कि वो अपना सब कुछ दे देती है सिर्फ इसलिए कि उसको रेस्पेक्ट मिले, वो वहां के लोगों के बीच में अपनी जगह बना पाए। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है इस स्टोरी के अंदर, उसको हम समझेंगे। शशि देश पांडे की शॉर्ट बायोग्राफी देख लेते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इनका जो जन्म हुआ था वो 1938 को धारवाड़ कर्नाटक इंडिया में हुआ था। ये एक फेमस कनाडियन ड्रामेटिस्ट श्रीरंगा की बेटी थी और वन ऑफ द इंडियाज वुमेन नॉवेलिस्ट इन इंग्लिश। ये भारत की उन तमाम वुमेन नॉवेलिस्ट में से एक थी जो इंग्लिश में लिखती थी। नोन फॉर राइटिंग अबाउट मिडिल क्लास इंडियन वुमेन्स इनर लिव्स देयर स्ट्रगल्स विद फैमिली मैरिज एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस। फेमस वर्क्स में आएगा इनका दैट लॉन्ग साइलेंस, द डार्क वुड्स, नो टेरर्स, रूट एंड शैडो। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। अगर इनके स्टाइल की पूछा जाए तो ये रियलिस्टिक सेंसिटिव टोन में लिखती थी, फेमिनिस्टिक टोन में लिखती थी और ये इनके जो वर्क्स हैं वो एक्सप्लोर करते थे आइडेंटिटी को, साइलेंस को और पैट्रियार्की पर क्रिटिसिज्म करते थे। ठीक है, एक पैट्रियार्की जो एक सकारात्मक जो घर होता है जिसमें एक प्रधान, सारी शक्तियां किसके पास होती है, सारा डिसीजन कौन लेता है, वो वहां का एक पुरुष पुरुष लेता है। और ये एक हायरार्की चली होती है कि दादा के बाद हमारे पिता बनेंगे, देन उसके बाद उनका जो बड़ा बेटा होगा वो घर का सारी व्यवस्था संभालेगा। तो इसको ही पैट्रियार्की बोलते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा टैबू है या ये कह सकते हैं कि एक मर्द ही घर चला सकता है। तो ये एक तरीके से टैबू जो समाज में बना हुआ है उस पे ये लिखती थी। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे जितने भी हमारी इंग्लिश राइटर्स हुई हैं तो उन्होंने देखा है कि वो यहाँ पे ये नहीं दिखा रही कि हमको मेल के बराबर जाना या उनसे आगे जाना, वो बस ये बुराइयां दिखा रही कि इनकी वजह से हम कितना सफर कर रहे हैं, हम इंटरनली कितना ज्यादा सफर कर रहे हैं तुम्हारी इन फाउंडेशन से, तुम्हारी इस तरीके से एक्सपेक्टेशन से। यानी कि हम अपना इनर थॉट तो दिखा ही नहीं पा रहे, तुम जैसा हमको बनाना चाहते हो, जैसा हमें शेप देना चाहते हो, हम तो वैसे ही निकल के आ रहे हैं। है ना? तो इस तरीके की चीजों पे आप देखेंगे कि जितनी भी राइटर्स हुई हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं जो फेमस हुई हैं, कुछ अपने दम पे करके दिखाई हैं, तो उन्होंने इन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की है। तो की पॉइंट्स आपको बता दूं मैं, इनकी थीम्स जो होती हैं इनके वर्क्स में, जेंडर इनइक्वालिटी, मैरिज, साइलेंस वर्सेस वॉइस, वुमेन सेल्फहुड, ये सारी चीजों पे लिखती हैं। और ये मेनली लिखती हैं ऑर्डिनरी इंडियन वुमेन के सेपरेशन पे, उनके सेपरेट हो रहे इमोशंस के बारे में ये लिखती हैं। इनकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल रहती है बट पावरफुल रहती है, हार्ट टचिंग रहती है। तो इंट्रूजन जो है इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि इनकी कलेक्शन था द इंट्रूजन एंड अदर स्टोरीज में ये पब्लिश हुई थी। समरी देखेंगे, द इंट्रूजन इज अबाउट अ यंग वुमन, द नरेटर हु रिफ्लेक्ट्स ऑन हर फोर्थ मैरिज एंड हर हस्बैंड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हर बॉडी एंड कंसेंट। तो यहाँ पे जो एक वुमेन है वो स्वयं नरेटर है, यानी कि उसका नेम नहीं है, उसको नरेटर बोला गया है और वो अपनी स्टोरी बताती है कि किस तरीके से उसकी फोर्स्ड मैरिज हुई है और किस तरीके से उसके हस्बैंड का उसके प्रति एटीट्यूड है, उसके बॉडी को लेके उसका कंसेंट क्या है, तो ये सब बताती है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो इंट्रूशन है इसका मतलब क्या है। इंट्रूशन जनरली रेफर करता है जब आप किसी के पर्सनल लाइफ में, उसके पर्सनल स्पेस में अनचाहे तरीके से हस्तक्षेप करते हैं, उसका स्पेस खत्म कर देते हैं, उसकी डिग्निटी पे हाथ डालने की कोशिश करते हैं या फिर उसका डिसीजन लेने का जो पावर है वो खत्म कर देते हैं, तो इसको इंट्रूजन कहते हैं। इसका प्लॉट समझेंगे क्या है। द अननेम्ड वुमेन मैरीज अ मैन चूजन बाय हर पेरेंट्स। तो यहाँ पे एक आपको अननेम्ड, यहाँ पे कोई नेम नहीं मिलेगा उस वुमेन का,
तो उसने मैरी किया है, अपने जो पेरेंट्स ने उसके लिए चूज़ किया है, यानी कि अरेंज मैरेज किया है। तो फील्स स्ट्रिप्ड ऑफ हर फ्रीडम, नॉट रेडी फॉर इंटीमेसी बट एक्सपेक्टेड टू सबमिट। तो यहाँ पे क्या होता है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो किसी भी अनजान इंसान के साथ जब कोई शादी करके जाता है, तो उससे ये तुरंत जब एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उसके लिए सब कुछ कर दे, इंटीमेट हो जाए, यानी कि उसके साथ सारे संबंध बना ले, तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। बट अभी तक अगर हम ट्रेडिशनल वे में देखें, तो अभी तक जितनी भी मैरिजेस चली आ रही हैं, तो वहां पे वुमेन ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है, अपने आप को सबमिट किया है, एज इमोशनली एज इंटीमेट होके किसी भी तरीके से उन्होंने अपने रिश्ते में कदम रखा और उसको निभाने की कोशिश की है। वन नाइट हर हस्बैंड कम्स into her room and forces himself on her despite her fear and refusal. This is the intrusion. तो यहाँ पे क्या होता है, एक रात में जब क्या होता है, उसका हस्बैंड उसके रूम में आता है और वो काफी डरी हुई होती है, वो मना करती है, बट वो क्या करता है, फोर्स तरीके से उसको उसको हाँ उसको मतलब हासिल करने की कोशिश करता है। इसी को इंट्रूजन करते हैं, यानी कि किसी के मना करने पे उसके उसकी पर्सनल फीलिंग से, पर्सनल इमोशन में हस्तक्षेप करना। यानी अब उसकी बॉडी है, वो करना चाहे या ना करना चाहे, ये उसका राइट होता है, लेकिन इंट्रूजन क्या करता है, इस राइट को खत्म करने की कोशिश करता है। He sees it as his right as a husband, she sees it as a violation। यानी कि वो यहाँ पे उसका हस्बैंड ये समझता है कि मैं हस्बैंड हूँ, जैसा कि पैट्रियार्कल समाज में होता है कि हस्बैंड्स को सारे राइट्स होते हैं, यानी जो फादर होते हैं उनके पास सारे राइट्स होते हैं, जो हस्बैंड्स होते हैं उनके पास सारे राइट होते हैं, यानी कि मैं अगर शादी करके लाया हूँ, तो मुझे मैं जो बोलूंगा वो तुमको करना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही होता है, जो ट्रेडिशनल वे में जब लड़की लड़के को देखने जाती है, तो लड़की से कि हाँ होना या ना होना इतना मैटर नहीं करता, लेकिन लड़के की हाँ होना ज्यादा मैटर करता है। आज भी समाज में यही है, जो भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे कि वुमेन्स की आइडेंटिटी उनके खुद के घर में ही खत्म कर दी जाती है, क्योंकि वो खुद सोचते हैं कि उनकी लड़की को कोई एक्सेप्ट कर ले, कोई अच्छा घर मिल जाए, उसके लिए वो पता नहीं क्या क्या पर बेलते हैं। तो ये होता है यहाँ पे इंट्रूजन। तो ही सीज इट हिज राइट एज अ हस्बैंड, शी सीज इट एज अ वायलेशन। तो वो इसे समझती थी कि उसपे एक तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, अहिंसा की जा रही है, वायलेशन की जा रही है ना, उसको डरा धमकाकर उसे हासिल करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन उसका हस्बैंड समझता है कि उसका राइट है, शायद ये उसकी परवरिश है या उसकी अपब्रिंगिंग ही ऐसे माहौल में हुई है। द वुमन डजंट फाइट ओपनली बट हर माइंड रिवॉल्ट्स इनसाइड। अब यहाँ पे क्या होता है, जब शादी हो जाती है तो सोशल प्रेशर होता है, प्लस फैमिली का भी प्रेशर होता है कि हमको रिश्ता निभाना है, हमें अपने ऊपर कोई भी स्पॉट नहीं लगाना, कोई भी स्टिग्मा या कोई भी दाग नहीं लगाना। तो यहाँ पे वो ओपनली तो फाइट नहीं कर पाती हैं, लेकिन उनका जो माइंड है वो अपने आप में एक युद्ध कर रहा होता है, यानी कि वो हर रोज उस जंजीर में जकड़ती हुई चली जाती हैं। She realizes how marriage can legally justify a man's control over a woman's body. Her anger and pain remains unspoken। तो यहाँ पे वो कहती हैं, वो जो औरत है वो रियलाइज करती है कि जो मैरिज होती है वो एक मैन को एक लीगल सर्टिफिकेट दे रही है कि वो किसी भी वुमेन की बॉडी पर उसके गुस्से पर, उसके पेन पे और उसके जो अनस्पोकन वर्ड्स हैं, यानी कि जो अपने अंदर वो तमाम सारे वर्ड्स को दबा के रखती है, उस पे कंट्रोल लगा सके, है ना। एक तरीके से वुमेन की पूरी पूरी जो आजादी है, फ्रीडम है, उसको छीनने के लिए, उसको एक कंट्रोल में देने के लिए शादी जैसा सिस्टम बनाया गया है। इसको ये जस्टिफाई करता है समाज। द स्टोरी एंड्स विद हर बिटर अवेयरनेस दैट हर साइलेंस विल नॉट लास्ट फॉर एवर, इट इज अ क्वाइट डिक्लेरेशन ऑफ हर इनर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे स्टोरी एंड होती है कड़वे सच के साथ कि उसका जो साइलेंस है वो हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, और उसका जो उसने कहा नहीं है वो उसके अंदर ही चलता रहेगा। इस तरीके से होता है, एक वुमन कैसे सैक्रिफाइस करती है अपनी शादी को बचाने के लिए, चाहे उसकी मर्जी हो या ना मर्जी हो, वो अपना रिश्ता निभाती है अच्छी तरीके से। लेकिन जो मेंस होते हैं वो अधिकतर ऐसा नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा है कि वो मेंस को सारी की सारी पावर मैन या फादर, जो भी हमारा पुरुष समाज है, उसको दे देता है कि वो वुमेन्स पे कंट्रोल करे।
वो चाहे तो वुमेन्स को पढ़ाए, वो कितना पढ़ाना है वुमेन को, कितना नहीं पढ़ाना है, किधर जॉब करना है, किधर नहीं जॉब करना है, ये सारा तय करने का अधिकार किसको दिया गया है? मैन को दिया गया है। तो इसी पे इन्होंने क्रिटिसिज्म करते हुए ये इंट्रूजन शॉर्ट स्टोरी लिखी है, जिसमें इनकी साइकोलॉजिकल डेप्थ को समझ सकते हैं, किस तरीके से एक वुमेन अपने करियर में, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने लाइफ का एक डिसीजन लेने के लिए अपने कितना ज्यादा उसको सहना पड़ता है, ये इन्होंने बताया है इस स्टोरी के द्वारा। तो इसके थीम्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पैट्रियार्की एंड मैरिटल रेप क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। हस्बैंड बिलीव्स ही ऑन्स हिज वाइफ्स बॉडी। पैट्रियार्की यहाँ पे ये हुई कि एक परिवार है, उसमें एक डिसीजन लिया गया है कि लड़की बड़ी हो रही है, अब इसकी शादी कर दी जाए। तो ये डिसीजन लेने वाला कौन होता है? फादर होता है। तो यहाँ पे आपको पैट्रियार्की दी गई। फादर के आगे मदर भी कुछ नहीं बोल पाई। अब मदर नहीं बोल पाई तो बच्ची का बोलना तो मुमकिन ही नहीं है। तो इसी तरीके से पैट्रियार्की एक हायरार्की, एक स्ट्रक्चर में चलती है। इसका प्लांटेशन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। मैरिटल रेप कैसे हुआ? अब लड़की अनजान है, नहीं जानती है कि उसकी जिस आदमी के साथ शादी हुई उसको यहाँ तक कि मिलने भी नहीं दिया जाता है शादी के पहले, ना ही बात की करने दिया जाता है। तो एक तरीके से ऐसे इंसान के साथ रहना जिसको आप जानते नहीं है, उसके साथ कोई इमोशनल आपका कनेक्शन नहीं है, तो वो एक तरीके से मैरिटल रेप ही हुआ। वो आप शादी करवा के करें या फिर ऐसे हो, डजंट मैटर। हस्बैंड बिलीव्स ही ओन्स हिज वाइफ्स बॉडी। अब हस्बैंड को ये हक मिल गया कि उसको अपनी वाइफ की बॉडी पे कंट्रोल है, वो जब चाहे तब जो चाहे कर सकता है। कंसेंट एंड एजेंसी, द वुमेन इज नो इज वुमेन्स नो इज इग्नोर्ड, यानी कि अगर कोई लड़की या कोई महिला ये मना करती है कि मुझे ये चीज नहीं करनी है, तो उसको हमारा जो पितृसत्तात्मक समाज है उसको इग्नोर कर देता है, उसकी ना को ना समझता ही नहीं। आजकल जैसे एक लाइन है कि लड़कियों की हाँ में ना होती है, तो ये जो लाइन है ये किसने जनरेट किया है? तो ये हमारे जो लोफड़ लफंगे लड़के होते हैं, तो वो इस चीज को जहाँ एक लड़की मना करती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तब भी वो लड़का पीछे पड़ा रहता है कि लड़की की ना में हाँ है। तो ये एक तरीके से जो ये लाइन जनरेट की गई है, तो ये वुमेन ने नहीं कहा कि मेरी ना में हाँ, ये मेंस ने जनरेट किया है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से उसके नो को इग्नोर किया जाता है। Silence versus voice. She does not shout or protest, but the story gives her voice. तो यहाँ पे क्या होता है कि वो खुद तो मतलब कोई ना प्रोटेस्ट करती, ना चिल्लाती है, चुपचाप से अपना काम करती है, लेकिन ये जो स्टोरी है उसके अंदर की जो आवाज है ये दिखा रहा है कि वो कितनी पेन में है, उसकी आवाज में कितना दर्द भरा हुआ है। आइडेंटिटी से बात करती है ये थीम। थीम में आइडेंटिटी आपको देखने को मिलेगा। सी स्ट्रगल्स टू होल्ड ऑन टू हर सेल्फ रिस्पेक्ट इन अ सिस्टम दैट ट्रीट्स हर एज प्रॉपर्टी, यानी कि अब वो इस समाज में जहाँ पे एक वुमेन को एक प्रॉपर्टी की नजर से देखा जाता है, वो अपने घर में होती है, जब उसकी शादी नहीं होती है तो वो अपने घर की प्रॉपर्टी होती है कि हाँ उसके ऊपर सारी इज्जत का दारोमदार है, वो संभालेगी। ठीक वैसे ही जब उसी तरीके के परिवार में वो शादी करके जाती है, तो उस पे ये बोझ आ जाता है कि नहीं, अब ये सारी चीजें तुमको संभालनी है, सारी इज्जत का दारोमदार तुम्हारे ऊपर है। तो उसको एक प्रॉपर्टी और एक तिजोरी, कहते नहीं लड़की खुली तिजोरी है। तो ये सब जो भी लाइंस है ये किसने जनरेट किया है? हमारा पितृसत्तात्मक समाज, जहाँ पुरुषों का बल ज्यादा होता है। इंपॉर्टेंट लाइंस एंड पॉइंट्स जो यहाँ पे से आपको मिलेंगे उनको ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इट वॉज माई बॉडी वॉज ऑन इट shows her helpless questioning of her own rights। तो यहाँ पे क्वेश्चन करती है, ये मेरी बॉडी है, ये मेरी ही है ना, तो ये क्वेश्चन करती है। he, he thought it was his right। तो यहाँ पे ये उसके हस्बैंड को दिखा रहा है कि वो सोचता है कि ये उसकी राइट है, शादी हो गई यानी कि वुमेन की पूरी पूरी बॉडी पे उसका कंट्रोल है, वो जब चाहे तो उसके साथ जो कर सकता है। someday I will speak, someday I will shout। तो यहाँ पे वो कहती है कि मैं किस दिन बोलूंगी और किस दिन मैं चिल्लाऊंगी। सजेस्ट होप अवेकनिंग इनर रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे ये सब कुछ सजेस्ट करता है कि वो अंदर से कितना ज्यादा उसके अंदर शोर भरा हुआ है, दर्द कितना ज्यादा भरा, वो चिल्लाना चाहती है बट वो चिल्ला नहीं सकती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कीज है उनको ध्यान रखिएगा। द इंट्रूजन इज अबाउट द वायलेशन ऑफ द वुमेन्स कंसेंट विद इन मैरिज। ओके। और नेक्स्ट पॉइंट है, शशि देशपांडे यूजेस सिंपल और फुल लैंग्वेज
to show a silent but strong protest. मैसेज क्या है स्टोरी का? तो लीगल मैरिज डज नॉट इरेज अ वुमेन्स राइट ओवर हर ओन बॉडी, यानी कि कोई भी लीगल मैरिज हो तो वो वुमेन्स की आइडेंटिटी को, उसकी बॉडी पे जो उसका हक है उसको खत्म नहीं कर सकती है। स्टाइल क्या है? तो फेमिनिस्ट है, रियलिस्टिक है, यानी कि रियल समाज में जो चीजें हो रही हैं उस पे इन्होंने लिखा है। थॉट प्रोवोकिंग है, यानी कि स्टोरी आपको सोचने को मजबूर करेगी, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो। लड़के हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप तक ये स्टोरी पहुंची है, समझें कि एक्चुअली में वुमेन्स क्या फील करती हैं। और मुझे तो लगता है ये स्टोरी जो लिटरेचर या साहित्य के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो लेखकों के बारे में पढ़ते हैं, तो लेखक वही लिखते हैं जो समाज में वो फील करते हैं और देखते हैं, है ना? तो ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।